बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी सामान्य अध्ययन में इतिहास के सिलेबस पर। तो सामान्य अध्ययन सेक्शन के अंतर्गत जो इतिहास का सिलेबस था उसमें हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के सिलेबस पर बातचीत कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के सिलेबस, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को क्या क्या पढ़ना है। पिछले क्लास में हमने ये भी बात किया था कि जो इतिहास है, इतिहास में प्राचीन भारत से क्वेश्चन सबसे कम आते हैं, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए हम लोग आज आधुनिक भारत को अलग से देख रहे हैं। तो सभी अपनी अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और आज हम लोग देखेंगे कि आधुनिक भारत खंड के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये जो आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे इसको हम सुविधा के लिए दो भागों में बांट करके देख लेंगे। ठीक है, एक पहला खंड जो हम इसमें बनाएंगे ये बनाएंगे 1857 से पूर्व। इसमें हम देखेंगे 1857 से पूर्व की घटनाओं को और दूसरा खंड हम बनाएंगे 1857 के बाद या 1857 के पश्चात। इसमें हम 1857 के बाद की घटनाओं को देखेंगे। वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल बने रहिएगा, महत्वपूर्ण सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1857 से पूर्व, ठीक है, 1857 से पूर्व हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में। जो पहला टॉपिक है ये सभी बुक में आपको मिलेगा और ये टॉपिक क्या होता है, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का, मैं यहाँ सिर्फ आगमन लिख दे रहा हूँ, भारत आगमन ही है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को यूरोप से भारत जो व्यापार करने के लिए कंपनियां आई थी उन कंपनियों को देखना है ना। इसमें आप लोगों को पता है जैसे कौन कौन आए थे, तो आए थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और सबसे लास्ट में आने वाले जो थे ये थे फ्रांसीसी। तो इस तरह से हम लोगों को देखना है कि किस प्रकार पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी आए, भारत से आने का क्रम इनका, भारत से जाने का क्रम वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं और इनसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो एक दो पेज में या दो तीन पेज में ये हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, अब जब भारत आ गए तो भारत आने के बाद क्या होगा, इनके बीच में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होगी। ठीक है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो है विशेषकर दो लोगों के बीच में ज्यादा होगी, एक आंग्ल और एक फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो एक हम लोग इसके लिए चैप्टर अलग से बना सकते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इसमें हम लोग को मुख्य रूप से 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। वो 3 कर्नाटक युद्धों के बारे में हम लोगों को देखना है। इसमें मेन फोकस होगा कर्नाटक युद्ध। कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, इसीलिए ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। मुश्किल से 1 पेज का चीज है, बहुत बड़ा चीज है नहीं ये। तो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को देखना है। अब अंग्रेजों ने युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया और भारत में सर्वे सर्वा बन गए अंग्रेज। अब अंग्रेजों का यहाँ की देशी शक्तियों के साथ में संघर्ष प्रारंभ होगा। तो इसके बाद जो टॉपिक हम लोग बनाएंगे ये बनाएंगे हम लोग भारत में ब्रिटिश सत्ता या प्रभुता का विस्तार। ठीक है, भारत में ब्रिटिश सत्ता या प्रभुसत्ता का विस्तार। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा ये होगा बंगाल में ब्रिटिश शासन का अभ्युदय या बंगाल में इनकी शक्ति का विकास। बंगाल जो था इस समय भारत में सबसे धनी प्रांत था, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा जमाया। इसमें मुख्य रूप से हमें 2 युद्ध देखने हैं, एक पलासी का युद्ध देखना है और दूसरा देखना है बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसके साथ ही बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा।
बंगाल के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने वाला या चुनौती देने वाला था ये थे मराठे। इसमें हम लोगों को देखना है दूसरा टॉपिक इसी में छोटा सा है, आंग्ल मराठा संघर्ष। इसको हम लोग मराठा पेशवाओं के काल में 60-70% तक वहीं ख़त्म कर लेंगे, यहाँ पर 20-30% देखना है। मराठों के बाद अंग्रेजों के पास बचेंगे सिख। तो सिखों के साथ अंग्रेजों का संबंध यानी कि हम लोगों को देखना है आंग्ल सिख संबंध। और इसके बाद अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन मैसूर यानी कि आंग्ल मैसूर संबंध, यानी कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान का संबंध हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, इतना देखने के बाद में अब हम लोग चलेंगे जो अगला टॉपिक होगा कि अंग्रेजों ने यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार जो है ये सिर्फ युद्ध के बदौलत नहीं किया। अंग्रेजों ने काफ़ी कूटनीति से यहाँ के राजाओं को पराजित किया और यहाँ पर उसने जो है अपने कूटनीतिक सफलता मतलब ठग करके एक तरह से समझिए या कूटनीति या राजनीति चल करके भारत के राजाओं को जो है ये अपने अधीन किया था। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा ये होगा अंग्रेजों की कूटनीतियां या इसको हम लोग साम्राज्यवादी नीतियां भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे कूटनीति यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस कूटनीति में, ठीक है, इस कूटनीति में सबसे पहले कूटनीति जो थी ये थी रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस, इसको सुरक्षा घेर की नीति भी कहा जाता था। सुरक्षा घेर की नीति ये वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, किसने, तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने ये नीति लाया था। ये मुश्किल से एक पैराग्राफ का चीज़ है, वारेन हेस्टिंग्स ही याद रखने लायक बात है इसमें। ठीक है, ये होगा सुरक्षा घेर की नीति। सुरक्षा घेर की नीति के बाद में दूसरा चीज जो है ये है हमारा सहायक संधि। सहायक संधि के नाम पर भी देशी राजाओं को सुरक्षा देने के बहाने उनकी स्वतंत्रता का हनन कर लिया था और ये करने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने एक चतुराई चली, गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया, है ना। इसे कहा जाता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, या गोद लेने की प्रथा का अंत। इसको करके आपको याद होगा झांसी की रानी, है ना, तो रानी झांसी को अंग्रेजों ने हड़प लिया था और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाले जो अंग्रेज थे इसका नाम था डलहौजी। ये मुश्किल से 1.5 पेज का मामला है, आसानी से हमारा हो जाएगा। अंग्रेजों की कूटनीतियाँ। अब अंग्रेजों की कूटनीतियाँ जब चल रही थी, अंग्रेज लोग ये इनके प्रकारेण शक्ति के द्वारा तो कभी कूटनीति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो क्या भारतीय चुप रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए भारत में। क्या हुए, तो भारत में बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए। ठीक है, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1857 की ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक, क्योंकि समाज में और धर्म में अंग्रेजों ने बहुत सारे हस्तक्षेप किए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा था कि जनमानस के मन में विद्रोह की भावना घर कर रही थी। ठीक है, ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्या, हिंदुओं में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ हिंदुओं में। ठीक है, तो हिंदुओं में जो हुआ ये किस तरह से हुआ, तो हिंदुओं में जैसे दयानंद सरस्वती, सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, तो ये जो राजा राम मोहन राय थे, उसके बाद विवेकानंद हुए, उसके बाद दयानंद सरस्वती हुए। तो इन सभी लोगों ने क्या किया, जो है अंग्रेजों के खिलाफ जनता के मन को जागृत किया और भारत की दुर्दशा का कारण अंग्रेज है ऐसे इन्होंने बताया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में क्रांति की भावना घर करने लगी और लोग जो है ये क्रांति के लिए तत्पर होने लगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण चला सुधार कार्यक्रम, ये चला मुस्लिमों में। ठीक है, ये मुसलमानों में चला। मुसलमानों में इस समय में देवबंद आंदोलन हुआ। ठीक है, देवबंद आंदोलन हुआ, उसके बाद आपका अलीगढ़ आंदोलन हुआ। ठीक है, इस तरह से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मतलब अपने अंदर में ही सुधार करने के कार्यक्रम जो है ये चलने लगे। इसके बाद
सिखों में भी सुधार आंदोलन हुए, ठीक है। इसके बाद सिखों में भी सुधार आंदोलन हुए। इसी समय सिखों में चला था अकाली आंदोलन और एक चला था कूका आंदोलन। तो ये सभी आंदोलन चल रहे थे। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण एक और आंदोलन चला जिसे हम कहते हैं कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। इसको हम लोग अलग से टॉपिक बनाएंगे क्योंकि इससे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और ये थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक है और महत्वपूर्ण भी टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर में होगा कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। 1857 के पूर्व जो भारत के किसान थे और जो हमारे जनजातियां थी, आदिवासी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया। जनजातियों में 1857 का प्री हम मान सकते हैं संथाल हुल को या संथाल विद्रोह को, जो इतना व्यापक था कि कार्ल मार्क्स ने भी अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया। जैसे अगर जनजातीय आंदोलनों की बात करें तो इस काल के कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन थे, जैसे कोल विद्रोह, हो विद्रोह, है ना। उसके बाद आपका संथाल विद्रोह, ठीक है। उसके बाद मुंडा विद्रोह। इस तरह अलग अलग बहुत सारे जो भारत के जनजातीय क्षेत्र थे वहां पर विद्रोह हो रहे थे। कृषक आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो एक विद्रोह आपके ध्यान में आता है कृषक बोलने से, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है ना। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह। इस तरह से बहुत सारे किसानों ने भी आंदोलन किए और बहुत सारे जो है ये जनजातियों ने भी आंदोलन किए। और इसी क्रम में अंतिम टॉपिक जो हमारा यहाँ का होगा 1857 के पूर्व का, ये होगा 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए, इन बातों पर डिस्कस करेंगे। इतना टॉपिक यदि हम देख लेंगे तो इसके बाद हमारा 1857 के पूर्व का घटनाक्रम जो है ये समाप्त हो जाएगा। और आइए अब देखते हैं इसके बाद 1857 के बाद क्या क्या हुए, 1857 से लेकर आज़ादी तक। 1857 की घटनाओं को देखने के पूर्व हमारा एक छूट गया था, वो हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोगों को ऐड कर लेना है और वो क्या होगा, तो वो टॉपिक है हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। ये हम लोग ट्रिक के माध्यम से एक देखेंगे और बहुत आसानी से इसको हम लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 1857 की बाद की घटनाएं। 1857 के बाद की घटनाओं को हम लोग कई खंडों में बांट करके देखेंगे। पहला जो खंड हम लोग देखेंगे ये हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के उदारवादियों के काल तक, यानी 1885 से 1905 के बीच की घटनाएं। इस तरह से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें पढ़ने में जो होगा ये मजा आएगा। तो 1885 में सबसे महत्वपूर्ण घटना तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं INC, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखने हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा स्थापना की पृष्ठभूमि, यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी और राजनीतिक संस्थाएं बनी, ठीक है। दूसरा चीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये किन परिस्थितियों में हुई, स्थापना के पीछे कौन कौन से सिद्धांत काम कर रहे थे, पीछे कौन कौन से लोग थे और कुछ फैक्ट्स जैसे स्थापना में कितने लोग थे, कहाँ स्थापना हुई, वगैरह वगैरह स्थापना। और तीसरा महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न जो आता है, ये प्रश्न आता है आपका कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों से, कि कांग्रेस के जो है ये अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए हैं, उन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, उन अधिवेशनों में अगर कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हम बनाएंगे इसमें, वो हमको देखना है उदारवाद, उदारवादियों का काल, है ना। उदारवाद ये काल माना जाता है कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के 1905 तक के काल को। प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इस तरह इनके कार्यकाल को हमें देखना है और देखना है कि इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए या कांग्रेस को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या क्या काम किए। तीसरा चीज हम लोगों को देखना है उग्रवाद, ठीक है।
उग्रवाद विशेष करके बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जन्मा था, लेकिन बंगाल विभाजन को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। उग्रवादियों का काल हम लोग मानते हैं 1905 से लेकर के 1919 तक के काल को, ठीक है। या 1919 नहीं, इनका काल 1916 तक माना जाता है, ठीक है। 1905 से 1916 तक इनको देखना है। इसमें 3 महत्वपूर्ण नेता थे, आपने नाम सुना ही होगा, लाल, बाल और पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनको देखना है। इसके अलावे जो चौथा खंड हम इसमें जाएंगे, ये हम लोग देखेंगे इसमें उग्रवाद के बाद हम देखेंगे भारत में क्रांतिकारी, ठीक है। क्रांतिकारी आतंकवाद भी बोलता है, लेकिन हम इसे आतंकवाद नहीं बोलेंगे, हम देखेंगे क्रांतिकारियों का काल। क्रांतिकारियों का जो काल है ये भारत में बहुत ही पुराना है, ये 1897 से लेकर के लगभग 1934 तक चला। क्रांतिकारी और उग्रवादियों में डिफरेंस है, ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। क्रांतिकारी जो है, इस आंदोलन को हम लोग 2 चरणों में बांटकर देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो प्रथम चरण होगा, ये प्रथम चरण माना जाता है 1897 से लेकर के 1919 तक, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल और विदेशों में जो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी उनको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। द्वितीय चरण जो है, इस द्वितीय चरण में का काल जो है ये 1919 से शुरू हो जाता है और ये चलेगा 1934 तक। इसमें मेन जो हीरो होंगे वो होंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, वही काकोरी कांड वाले, और वो काकोरी कांड, असेंबली बम कांड वगैरह वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर देखेंगे। और मास्टर दास सूर्यसेन की फांसी तक हम लोग यहाँ पर इसको पहुँचा करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा खंड जो हम लोग देखेंगे क्रांतिकारियों के बारे में। आते हैं अब 5वें खंड में। 5वां खंड हमारा होगा बंगाल विभाजन, ठीक है। तो बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो असंतोष फैला, इससे देश में पनपा क्या, तो इससे देश में पनपा था स्वदेशी आंदोलन। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे छठा में मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के साथ ही साथ भारत में क्या देखना है, सांप्रदायिकता का उदय, ठीक है। मुस्लिम लीग के साथ ही ये एक कलंक जुड़ा हुआ है कि सांप्रदायिकता का उदय। हालांकि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार थी, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो थी वो थी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उन्होंने आग में घी डाल डालकर परिस्थितियां ही ऐसी पैदा कर दी कि सांप्रदायिकता का विकास जो है ये भारत में हो पाया। तो ये हम लोग बातचीत करेंगे इस 6 नंबर के टॉपिक में। इसके बाद इसके साथ ही हमारा जो 1885 से 1905 वाला कालखंड था ये यहीं पर समाप्त होगा। इसके बाद अगले कालखंड पर जो हम लोग चलेंगे ये हम लोग देखेंगे 1905 से लेकर 1947 का। तो आइए बना लेते हैं हम लोग अगला कालखंड। अगला कालखंड आप लोग भी लिख लीजिए 1905 से 1947। ये राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है, क्योंकि गांधी जी वगैरह का प्रवेश यहाँ पर हो जाएगा और भारत को हम लोग आज़ादी तक यहाँ पर लेकर चलेंगे। इसमें जो हम लोग पहला खंड बनाएंगे वो होगा हमारा होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल आंदोलन लगभग प्रथम विश्व युद्ध के समय 1916 में तिलक और एक आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के बाद ठीक इसी समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और अंग्रेज भारतीयों को उपहार स्वरूप देते हैं एक काला कानून जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इसी के विरुद्ध जब सभा हो रही थी तो अंग्रेजों ने आकर गोलियां उस सभा में चला दी, जिसे हम जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो दूसरा टॉपिक हमें देखना है रॉलेट एक्ट तथा जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी का जो अंग्रेजों के प्रति विश्वास था वो खत्म हो गया और गांधी जी अंग्रेजों के विरोधी हो गए और गांधी जी ने भारत में एक सशक्त अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन चलाया जिसे हम जानते हैं
असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग और इसके साथ साथ में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी चलाया, यानी खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लोग चला रहे थे और गांधी जी ने इसे असहयोग के साथ जोड़ दिया, जो एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना थी। तो यहाँ हमें देखना है असहयोग और खिलाफत आंदोलन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में ये सब टॉपिक। ठीक है, इसके बाद असहयोग आंदोलन जानते ही आप लोग कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। बहुत सारे नेता इससे असंतुष्ट हुए। इन्हीं असंतुष्ट नेताओं में से दो थे, एक थे चित्तरंजन दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली जिसे कहा जाता है स्वराज्य पार्टी। ठीक है, स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, और चित्तरंजन दास ने गांधी जी के फैसले से असंतुष्ट होकर के एक पार्टी बना ली जिसका नाम रखा स्वराज्य पार्टी। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण घटना है ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक और बहुत ही सशक्त आंदोलन चलाया जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, और इसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी दांडी यात्रा से। इसीलिए इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह के बाद में 1940 में एक आंदोलन चला जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे वाला, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। बीच में और छोटी छोटी घटनाएं हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं, जो एक एक पैराग्राफ का है वो हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो ऐसे भी लेंथ काफ़ी लंबा हो गया और भी लंबा हो जाएगा। इसके बाद गांधी जी ने जो अंतिम आंदोलन चलाया वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने घोषणा भी की थी कि ये मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई होगी, और जो सही साबित भी हुआ, क्योंकि इसके बाद 1947 में पापड़ तो बेलने पड़े, लेकिन 1900 ये आखिरी आंदोलन था। इसके बाद भारत को स्वाधीनता मिल जाती है। तो 1905 से 1947 तक हम इन घटनाओं को देखेंगे। तो इसी के साथ जो है ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, भारत में संवैधानिक विकास, उस खंड को करेंगे और एक विविध करेंगे, तो हमारा आधुनिक भारत पूरा कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं अब जो है ये भारत में संवैधानिक विकास से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। भारत में संवैधानिक विकास, और एक देखना है मिसलेनियस यानी कि विविध। तो हमारा ये जो टॉपिक है पूरा आधुनिक भारत का ये खत्म हो जाएगा। संवैधानिक विकास में हमें 3 अधिनियम महत्वपूर्ण देखने हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। दूसरा अधिनियम जो है ये है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये जो है ये साइमन कमीशन के और जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके सुधारों का परिणाम था। चौथा भारत सरकार अधिनियम 1947, ये जो है इसे डिकी बर्ड प्लान या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, और इसी के द्वारा भारत को आज़ादी मिली। इसके अलावा और कई छोटी छोटी समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे साइमन कमीशन, जिसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने संविधान का एक ढांचा प्रस्तुत किया था जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में। ठीक है, बर्कनहेड ने चुनौती दी थी कि अगर भारतीय इतने ही योग्य हैं और साइमन कमीशन को नहीं मानते हैं तो अपना संविधान खुद बना लें। तो इस चुनौती को स्वीकार किया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने, और उन्होंने भारत की लाज रखते हुए नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। लेकिन इसके विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 11 सूत्र प्रस्तुत कर दिए।
तो अंग्रेजों को मौका मिल गया, ना तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और ना ही जिन्ना के 11 सूत्र के, तो दोनों फेलियर हो गया। जिन्ना के 11 सूत्र यहाँ पे मैं उसका चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है ये है हम लोगों का सांप्रदायिक पंचाट, इसको कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। सांप्रदायिक पंचाट, अंग्रेजों ने हिंदुओं से हरिजनों को अलग करने के लिए ये सांप्रदायिक पंचाट लाया था, कम्युनल अवार्ड लाया था, और जिसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इसी अनशन के सामने नतमस्तक होकर बी.आर. अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ समझौता किया था, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। इन दोनों का जो समझौता था ये देश हित में और भारत की अखंडता को कायम रखने के लिए था। तो इसे भी हम लोगों को देखना है कि ये सांप्रदायिक पंचाट आखिर क्या था और ये पूना पैक्ट क्या था। और ये जो हुआ था ये हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट के बाद जो आया अगला अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा वो था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो आया ये आया 1940 में। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, ये 1946। और इसके बाद कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत ही भारत में संविधान सभा को बनाने की जो है संस्तुति की गई थी, रिकमेंडेशन किया गया, और यहीं से भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था, ठीक है। तो इतने देखने हमें भारत के संवैधानिक विकास में, और ये जो है ये हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अब आइए लास्ट टॉपिक है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में जो छूट गए हैं ये विविध, उनको हमको देखना है। तो इस विविध में हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो इसमें मुख्य रूप से हमें देखना है जो महत्वपूर्ण संगठन थे एवं संस्थाएं। तो संगठन और संस्थाएं, पत्र, पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, और साथ ही जो महत्वपूर्ण पुस्तकें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान लिखी गई उनके लेखक आदि के बारे में हमें देखना है। इसके अलावे प्रमुख वचन तथा नारे, जो वचन और नारे दिए गए थे किसने दिया आप देखते हैं इस तरह का। उसके बाद प्रमुख उपाधियां, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी, है ना, कैसर हिंद वगैरह वगैरह उपाधियां किसने दी, किसको दी, वो सब हम लोगों को इसमें देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस काल में कई समाज सुधार अधिनियम भी पारित किए थे। तो इन समाज सुधार अधिनियम को भी हमें देखना है, जैसे कि आपने देखा होगा सती प्रथा निषेध अधिनियम, है ना, उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम, उसके बाद कन्या जो हत्या होती थी उस पर निषेध लगाया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इस तरह के बहुत सारे अधिनियमों पर हमें यहाँ चर्चा करनी है। और इसके बाद लास्ट में हम एक टॉपिक देखेंगे जो जरूरी तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर यहीं पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा है, और ये होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें हम मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जो घटक हैं उनकी स्थापना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, वगैरह वगैरह सारी बातों को यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो हिस्ट्री है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। कल के वीडियो में मैंने बनाया था प्राचीन और मध्यकालीन, और आज बना दिया हूँ आधुनिक। आधुनिक भारत के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो 12 क्लास का ओल्ड NCERT, ठीक है, NCERT की ओल्ड बुक ले लीजिएगा, इसमें मॉडर्न इंडिया है। इसके साथ ही साथ में आप और एक बुक अगर लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं बिपिन चंद्रा, ठीक है, बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास, या तो फिर आप स्पेक्ट्रम सीरीज की आती है आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप इन दोनों में से, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और इन दोनों में से या तो आप इसे लीजिए या तो इसे लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप स्पेक्ट्रम को ले लीजिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिपिन चंद्रा को समझ में नहीं आएगी सो बात नहीं है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, या आपको अगर बिपिन चंद्रा भी देख लीजिए जो अच्छा लगे, लेकिन स्पेक्ट्रम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। ऐसे भी वीडियो का लेंथ आज काफ़ी लंबा हो गया, ज़्यादा बात करने का स्कोप नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।